देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एमनेस्टी स्कीम, नवाज शहबाज, हिकमत अमली और अदलिया की यकीन दहानियां, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। छोड़ें तनख्वाह लेने की या ना लेने की, ये कोई अपना वो नहीं है वजह मुझे डिस्क्वालीफाई करने की। जो असासे बाहर हैं उनको आप जब अंदर लाएंगे तो 2% पेनल्टी पे करनी होगी। अब वो वक्त नहीं रह गया, गलाजत और ये गंदगी अपने मुंह पे लगा के तो रुकेगी। इस मुल्क में सिर्फ जमहूरियत और जमहूरियत होगी। चीफ जस्टिस ने तुरतोक ऐलान किया है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, जुडिशल या किसी और मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश नहीं है। अब मुल्क में सिर्फ और सिर्फ आइन की पासदारी होगी। सवाल यह है कि अदलिया के सरबरा की जानिब से बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद ये बातें किस डिजाइन के तहत फैलाई जा रही हैं? क्यों इस बारे में तसलसल के साथ इबहम पैदा किया जा रहा है? क्योंकि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का कहना है कि चीफ जस्टिस की बातें अच्छी हैं लेकिन वो अपने एक्शन से भी साबित करें और सेनेट इलेक्शन में होने वाली बंदरबाट का भी नोटिस लें। तो क्या किसी फर्द वाहिद की विश लिस्ट पर मुल्क को चलाया जा सकता है? अब क्या वजह है कि वो अपने हाथ बांधने और मुखालिफिन को खुला छोड़ने के इल्जामात लगा रहे हैं? एक तरफ वो निगरान हुकूमत के दौरान नैब को गैर मौसर करने का मुतालबा करते हैं, इलेक्शन में इसके नाजायज इस्तेमाल का शिकवा करते हैं, तो दूसरी तरफ उनके छोटे भाई इसकी हरकत में बरकत की दुआ कर रहे हैं और इसके साथ साथ आर्मी चीफ के किरदार को भी सराह रहे हैं। क्या दोनों भाई मुख्तलिफ ट्रैक्स पे चल रहे हैं या गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि 2013 का इलेक्शन जीतने में भी एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की मदद की है। तो क्या शहबाज शरीफ की कोशिशें इस बार भी रंग लाएंगी? देखना यह भी है कि हुकूमत की नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम किस किस को रंगेगी। क्या इसका फायदा आम लोगों को पहुंचेगा? क्योंकि ऑपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि यह स्कीम मुजरिमों को बचाने की कोशिश है और दयानतदार टैक्स गुजारों के मुंह पर तमाचा है। इन तमाम इश्यूज पे प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब, साबिर शाकिर ने हमें ज्वाइन किया है, लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब और सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा इफ्तिखार साहब, जरा मैं शुरू में प्रोग्राम में थोड़ी ये जो एमनेस्टी स्कीम आई है इससे बात शुरू करना चाह रही हूँ। अभी सिर्फ 2-3 हफ्ते के बाद इस हुकूमत ने बजट पेश करना है, 45 डेज इस हुकूमत के जाने में रह गए हैं। तो ये जो एमनेस्टी स्कीम लाई गई है, क्या ये आने वाली हुकूमत पे नहीं छोड़ देना चाहिए था? और इसकी उजलत और जो टाइमिंग है उसकी वजह क्या है आपके नजदीक? कोई जाती या सियासी मकासद या मफादात है सर? देखें, जहाँ तक उजलत है वो मुनासिब नहीं है। आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्हें जहाँ इतना इंतजार किया और इंतजार कर लेते। इसके पीछे कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ बहुत सारे बड़े लोगों के नामों पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज और पैसे बाहर मौजूद हैं और अब ये फैसला हो गया दुनिया भर में कि बहुत जल्द उन लोगों के नामों का ऐलान वगैरह कर दिया जाएगा। तो उन लोगों के नामों के ऐलान से पहले उनको ये मौका फराहम किया जा रहा है कि वो अपने आप को इस पेमेंट करें और अपने आप को जस्टिफाई कर लें। ये ही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी एमनेस्टी स्कीमें हमारे मुल्क में आई हैं, आप ठीक है, और दूसरे ममालिक में भी आई हैं। जरूरी कि ये कामयाब हो। क्या समझा जाए कि फिर करप्शन के लिए करप्शन के लिए रास्ता खोल दिया गया है कि गरीबों का खून चूसो, करप्शन के लिए फिर आपको माफी मिल जाएगी, कुछ अरसे के बाद स्कीम आ जाएगी सर, जैसे कि 6 सालों में 4 तो आ चुकी हैं। देखें, आप कौन ऐसा सवाल करने वाली है? आप एक मिडिल क्लास खातून है, आपको किसने जरूरत दी ऐसे सवाल इन लोगों से करें जो इस मुल्क के असल हुक्मरान हैं? आपको तो ये आपको तो इस सवाल की इजाजत ही नहीं दी जा सकती। राइट। वो तो शुक्रिया अदा करें उन लोगों का कि आपने एक अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और आप एक अच्छे गाड़ी में आ रही हैं। ये उन्होंने हमको दिया है, क्योंकि अगर वो ये हमें सहूलतें न दें तो उनका कारोबार नहीं चलता। उनका कारोबार नहीं चलता। अगर हमारे पास छोटी कार ना हो और हमारे घर में एयर कंडीशन ना हो, हम अगर अच्छे सूट ना पहने, अच्छे कपड़े ना पहने, तो उनकी मिलें बंद हो जाए ना। तो इन्होंने हमें जिंदा रखने के लिए किया और आप ऐसे सवाल कर रही हैं गरीबों वाले। ये नहीं, ऐसी बात है। वो सवाल करने की जरूरत कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कर ली मैंने, क्योंकि फिर टैक्स देते हुए बड़ी तकलीफ होती है सर। फिर जो टैक्स देते हैं उनका क्या कसूर है? फिर वो भी यही सोच लिया करें कि हम बचा लें, लीगलाइज करा लेंगे, 2% दे के असासे बना लें, चोरी करें। कौन टैक्स दे रहा है सर? पारस कौन टैक्स दे रहा है? आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ। पारस तहम्मुल से बेटे, अगर बात कुछ ही नतीजे पे चलनी है तो फिर आहिस्ता से चले ना। सिर्फ हम टैक्स दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कितने हैं, टैक्स देने वालों की तादाद कितनी है,
पाकिस्तान में 1600 सीसी से ज्यादा गाड़ियां रखने वालों की तादाद कितनी है जी। पाकिस्तान में गैर मुल्की दौरे करने वालों की तादाद कितनी है? हर रात होटलों में खाना खाने की 10-10 और 20-20 हज़ार रुपए बिल देने वालों की तादाद कितनी है जी। जब इसमें कोई आपको एक नजर आएगी कुर्बत, तो फिर आपका सवाल का जवाब हो गया होगा। वरना ये सब निजाम लूट मार का निजाम है, ये लुटेरे इकट्ठे किए हुए हैं, ये हमें लूट रहे हैं और इनको कोई नहीं पकड़ सकता। स्टॉक एक्सचेंज इनके पास है, बिल्डिंग इनके पास है, प्रॉपर्टी इनके पास है जी। क्या चीज इनके पास नहीं है? सही बात है। अब तो पार्लियामेंट भी इनके पास है, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। और तो सबसे बड़ी बात है पार्लियामेंट इज विद देम। बिल्कुल सर। अच्छा साबिर साहब, जो बात अभी इफ्तिखार साहब ने की है उसी को मैं जरा आगे बढ़ा रही हूँ कि ये जो स्कीम आई है क्या अवाम को फायदा होगा या खवास का? चूंकि उन्होंने भी कहा ना कि जुलाई के बाद तो जो इंटरनेशनल कवानीन है, उसके बाद तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज है उनका तो पता चल जाएगा, तो फिर किसको रास्ता देने की कोशिश की गई है? इसमें देखें, इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है कि ये सिर्फ चंद 100 लोग होंगे, वो 100 से भी ज्यादा नहीं होने जिनको ये फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए। 1% कहाँ जी, 20 करोड़ आवाम में से सिर्फ 100 लोग हैं, गिनती के 100 लोग, बिल्कुल 100, इससे ज्यादा नहीं होंगे। वो कौन है? वो शरीफ खानदान के बच्चे हैं, वो इसहाक डार साहब के बच्चे हैं, वो हुक्मरान खानदानों के बच्चे हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो इनके जो फ्रंट मैन इन्वेस्टर हैं जो इलेक्शन कैंपेन में पैसा डालते हैं, जो अदरवाइज पैसा डालते हैं। कोई मियाँ साहब की मंशा हो सकती है, रिश्वत भी कह सकते हैं, मियाँ साहब की मंशा हो सकती है, कोई और हो सकते हैं, क्योंकि नाम डायरेक्ट लेंगे तो वो फिर आपको भी नोटिस आ जाएगा, मुझे भी आ जाएगा। तो वो तमाम लोग जिनके नाम ऑफशोर कंपनीज में हैं, जिनके अरबों डॉलर्स के बाहर हैं, जिनके नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कि जनाब आप सिर्फ 100 में से $2 दें और आपका हराम माल जो है, जो यहाँ से गया है, जो यहाँ से गया है, जो पाकिस्तान का माल है, पाकिस्तान के अवाम का है, वो हलाल होके वापस आ जाएगा। तो इन सब को फायदा पहुंचाने के लिए कि आप ये लॉन्ड्री आ गई है, उन ब्लैक होल्स को क्यों नहीं रोकते जिसके जरिए पैसा बाहर जा रहा है? पहले पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बनते थे, अब पर्सन स्पेसिफिक जो है वो ये स्कीम्स भी आ रही हैं। खास तौर पे कल वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खास तौर पे कहा कि वन टाइम वेव ऑफ होगा कि नैब और FIA से भी इस्तिस्ना मिल जाएगा उन लोगों को, क्योंकि अभी तक तो चीजें हिडन है, बहुत सारी चीजें नहीं आई जो इनके दिमाग में खन्नास है, छुपा हुआ, टैंक्स ने बैठ के सोचा वो जो होगा, खुद से बात, वो सारे कैसे आएंगे? ये सारी चीजें अभी आनी हैं। अब आप ये बताएं कि हसन नवाज साहब मफरूर, हुसैन नवाज मफरूर, मरियम नवाज साहब, इसहाक डार साहब के बच्चे, इन सब के मुकदमात तो यहाँ चल रहे हैं। मियां मंशा साहब का केस नैब में है, अली जहांगीर सिद्दीकी नैब में है। इन सब को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और वो भी के बजाय ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं अगर इनकी सर इसलिए नहीं है तो? जी सिर इसलिए अगेन, अगर ये वाकईतन इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहते हैं, 9 तारीख को सेनेट का इजलास है, 10 को कौमी असम्बली का है, वहां पे बिल ले करें, बहस करवाएं और जनाब मंजूर करवाएं। अच्छा बिल होगा तो किसकी जरूरत होगी कि इसको अपोज करे, लेकिन ऐसी है नहीं। ऑर्डिनेंस लाएंगे, ऑर्डिनेंस भी 45 दिन पहले, 45 दिन इनकी हुकूमत रह गई है, 45 दिन पहले आज इनको याद आया है अपने मंशूर पे अमल करने का। बिल्कुल तो आरिफ चौधरी साहब, एक बात जो अभी इन्होंने की ना कि ये ऑर्डिनेंस लाए हैं और पार्लियामेंट में नहीं लेकर आ रहे हैं, लेकिन सर एक बात और भी की जा रही है, इसको जरा क्लियर कर दें कि चीफ जस्टिस और वजीर आजम की जो मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस और जो वजीर आजम की मुलाकात हुई थी, उसमें जो अवामी मसाइल डिस्कस हुए ना, उसमें इस इशू के ऊपर भी बात की गई है। अगर ऐसा है तो क्या फिर ये इसको अदलिया की जानिब से ये बच जाएगी उनकी नजरों से, इसे नहीं पूछा जाएगा वहां पर? क्योंकि एक और केस का भी इसको नोटिस लिया हुआ है ना चीफ जस्टिस ने, उस केस पे असर नहीं पड़ेगा? मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो है उनको हम उनके अच्छे कामों की तारीफ भी करते हैं, लेकिन इस तरह की मुलाकात और उस मुलाकात का वो एजेंडा जो आज तक मालूम नहीं हो सका, और उसके बारे में रह के वो कहते थे ना कि रुक रुक कर फायरिंग की और शोले भड़कते हुए देखे गए। अब उसके शोले भड़कते हुए हम देख रहे हैं कभी इस तरह की बात 2 घंटे की मुलाकात है, जिसके बारे में इलामिया जो जारी किया गया वो इस तरह का नहीं था। इलामिया ये था कि वो इश्यूज जो हाईलाइट किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा जी हम अवामी मसाइल पे बात की, जुडिशियल ओवरराइट से बच सकती है इस बुनियाद पे ये स्कीम, ओवरसाइट से? मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस अकेला होता नहीं है। चीफ जस्टिस
या कोई भी जज अकेला नहीं होता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह के किसी भी कानून को, बल्कि ये तो कानून इसे कायद ही जा सकता, इस तरह की कोई ऐसी स्कीम जो पर्सन स्पेसिफिक हो, बाज मखसूस मफादात को, बाज वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली कोई भी स्कीम वो आइन के भी मुतसादिम है। पीटीआई चैलेंज भी कर रही है, उससे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता, स्ट्राइक डाउन 100% होगी। तो फिर एक और इशू नहीं इशू जो भी बनेगा, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं आपको ये बेल मुंडे चलती हुई नजर इसलिए भी नहीं आ रही कि जो तेजी में ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पहली बात तो ये कि ऑर्डिनेंस ऐसी सूरत में जब पार्लियामेंट सेशन में वो कैसे हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने तो ऑलरेडी जो कोई लेजिस्लेशन की भी है इस पार्लियामेंट में, उसके तो क्रेडिट में वो लेजिस्लेशन भी ऐसी ही है जो उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक की है। तो ये पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर इतना बड़ा फैसला हो नहीं सकता जिसमें आपने काले धन को सफेद करना है और रास्ता हमवार करना है। काला धन कमाने वाले, लूट मार करने वालों के लिए इस तरह की स्कीम्स जो हैं ये हौसला अफजाई का बाइस है या हौसला शिकनी का है? बेनिफिशियरी है जो कि फायदा तो नहीं होता है लोगों को। जब हुक्मरान आपके खुद काले धन के नतीजे में हुक्मरान बने, तो और उसके बाद फिर स्कीमें उन्होंने तो रिच मैंस क्लब, पार्लियामेंट इज रिच मैंस क्लब, ये तो आपके लिए जिस तरह इफ्तिखार साहब ने कहा था, आप और मेरे लिए तो नहीं है, ये तो उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है जिनके पास इस तरह का पैसा है। एजाज अमान साहब, कहा गया ना कि सियासतदान इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे, जो सरकारी मुलाजमीन है वो फायदा नहीं उठा सकेंगे, तो सर आपको ऐसा मुमकिन होता हुआ लगता है? कौन अपने नाम पर असासे रखता है? आपको क्या मोटिव्स लग रहे हैं इसके? आपके सबका जो नाअहल वज़ीर आज़म है जी, उन्होंने कहा था, बिल्कुल उनका फरमान है कि चोर कभी भी पैसा अपने नाम पे नहीं रखता। तो ये जो बाहर फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गई है उसको कभी भी अपने नाम से कोई नहीं करता। अगर ये किसी विजन के तहत ये स्कीम लाई गई होती, ऑनेस्टी से लाई गई होती, तो जैसे इफ्तिखार साहब अभी कह रहे थे कि 3 दफा ये पहले भी आई है, उन पहली 3 स्कीम्स का एक ऑडिट कर लेते और देखते कि पाकिस्तान ने बहैसियत स्टेट उन एमनेस्टी स्कीम से क्या गेन किया। अगर वो ऑडिट फेवरेबल होता कि स्टेट ने गेन किया है तो फिर भले एक और स्कीम ले आते। आपने एक और बात भी की, उन्होंने कहा ना कि इंडिया में भी एमनेस्टी स्कीम लाई गई, आपको पता है वहां पे रियासत ने 45% रखा, यहाँ पर ये 2% पीनट के बराबर। मैं वही क्या फायदा होगा कि इन्होंने इसकी रेशो, पहली बात यह है कि ये स्कीम्स होती हैं ताकि स्टेट के अंदर पैसा आए। इन्होंने ये वाहिद स्कीम है जिस स्टेट से पैसा ले जाने के लिए रास्ता खोला है कि आपके जितने एसेट्स अब्रॉड पड़े हैं ज़कात से भी कम 2% दे दें और वो आप वहीं पे रखें, वो लीगल है। सर ठीक है, लेकिन अफसोस की बात नहीं है कि हर कुछ अरसे के बाद ऐसी स्कीम आती है, आम माफी दी जाए या ऐलान किया जाए। सर ये हमारे इदारे नैब, FIA, स्टेट बैंक की किस मर्ज की दवा है? मैं और आप ये तमाम पॉलिसीज, ये तमाम एमनेस्टी स्कीम सिर्फ नून लीग की हुकूमत में आती है। 2012 में भी एक आध आई थी, बाकी सब ये एक्सपर्ट्स हैं पीपल्स मुस्लिम लीग नवाज वाले। ये सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है कि जिनको मैं और आप वोट देकर इस कौम के खजाने का मुहाफिज बना के भेजते हैं, वो डाकू हैं, वो डाका डालते हैं और इन डाकुओं का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जिन्होंने मुल्क से पैसा बाहर लेकर गए हैं और पार्क किया, और ये उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक स्कीम आई है। अभी देखते हैं इसके खदोखाल क्या होते हैं जब ये सामने आती है। इफ्तिखार अहमद साहब, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़े सर। मियां नवाज शरीफ जिन इदारों पर तनकीद कर रहे हैं सर, आपने देखा उनके भाई उसकी तहसीन कर रहे हैं, उन्हीं इदारों की, वो नैब के प्रोएक्टिव रोल की तारीफ कर रहे हैं। तो सर क्या ये पार्टी कायद ब मुकाबला पार्टी सदर है, या आवाम की आंखों में क्यों धूल झोंकी जा रही है सर? वो एमनेस्टी स्कीम मांग रहे हैं। अच्छा, वो भी मांग रहे हैं। लाने की कोशिश तो हो रही है, ऐलान तो हो गया है ना। शहबाज शरीफ साहब एमनेस्टी स्कीम मांग रहे हैं कि हमें भी कुछ पॉलिटिकल एमनेस्टी स्कीम दें, और इसलिए वो तारीफ होता इम्यूनिटी मांग रहे हैं सर। वैसे वो ठीक जी। इफ्तिखार साहब, ये खुला तजाद क्यों है सर, इतना खुला तजाद? साबर शाकर साहब के पास इंफॉर्मेशन होगी जी। असल में बात यह है कि मियां नवाज शरीफ काफ़ी दिनों से नादीदा कुव्वतों के बारे में गुफ्तगू करनी छोड़ दी हुई है, वो नहीं कर रहे। उनका जो सारा टारगेट है वो है अदलिया, और ये पूरी कोशिश होगी कि अदलिया को आपस में लड़ा दिया जाए अगले 1-1.5 महीने के अंदर। और इसके लिए बुनियादी जो लवाजमात हैं, जो एक खाना पकाने के लिए नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, आपको हल्दी चाहिए, प्याज, थोम चाहिए, तो वो उसको इकट्ठा किया जा रहा है। मुझे तो ये खौफ है कि कहीं इस मुकदमे के दौरान ही अदलिया के दरमियान वही हरकत दोबारा ना करवा दी जाए जो माजी में की गई, जिसके नतीजे में सज्जाद अली शाह निशाना बने। ये इसके खदशात मौजूद हैं,
ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ऐसी बातें हमारे सामने आ रही हैं, हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे। दूसरी जहां तक मियां शहबाज शरीफ का तलक है, मियां शहबाज शुरू से ही एक माइल्ड व्यू रखते हैं टुवर्ड्स द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। उनका ख्याल है कि आर्मी का एक रोल होना चाहिए और आर्मी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन उस आर्मी के रोल के लिए अब कोई नया आइन नहीं लिखा जा सकता। आर्मी का जो रोल तय है आइन के अंदर, आर्मी को वही रोल प्ले करना है। ठीक है। उनकी चूंकि ज्यादा दोस्ती है फौज के साथ और वो आइंदा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और सूबे को भी अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो एक मुझे इसलिए अच्छा लफ्ज़ इंग्लिश का नहीं मिल रहा, वो एक सही फैसला करना चाह रहे हैं अपने मुस्तकबिल के 5 सालों के लिए। मियाँ साहब इंकलाबी बन चुके हैं, क्योंकि मियाँ साहब के गिर्द इंकलाबी दोस्त हैं हमारी तरह के, जो उनको कहते हैं कि इंकलाब वाहिद रास्ता। और इस हद तक कहा गया अब तो कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो लोगों को पुकारूंगा, तो मेरा ख्याल है जेल भी टूट सकती है मियाँ साहब के ख्याल में और मियाँ साहब के दोस्तों के ख्याल में, कि अगर वो जेल से पुकारेंगे तो मुमकिन है लोग जेल से उनको बाहर निकाल। ज़हनी तौर पे जो ये बात कर रहे हैं कि हिदायत दूं तो उसे मानना क्या, तो वो ज़हनी तौर पे सजा के लिए तैयार हो गए हैं या पॉलिटिकली प्रेशर डाल रहे हैं? ये भी क्या स्ट्रेटजी है उनकी? नहीं, ये 2 चीजें होती हैं। देखें, एक दफा देखें मियां नवाज शरीफ को जब सजा हुई तो कोई नहीं समझ सकता था कि वो इतना मजमा इकट्ठा करेंगे, ये हकीकत है। उनके दोस्तों को भी यकीन नहीं था, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ ने आज ही गालिबन कहा है कि जेल से भी अगर वो कॉल करेंगे तो फिर लोगों को आना होगा। तो किस लिए आना होगा? वो जेल की दीवारों को तोड़ने के लिए आना हो सकता है। दिस कैन हैपन इन पाकिस्तान कि मियां साहब इतने पॉपुलर हो गए हों कि वो कॉल दें और लोग आके जेल की दीवारें तोड़ दें, क्योंकि जेल की दीवार तोड़ना मुश्किल काम नहीं है। शुरू जो होगा 2-4 नहीं, शायद भुट्टो इतना पॉपुलर ना हो उस जमाने में, क्योंकि लोग मार खा चुके थे, कोड़े खा चुके थे, बहुत ज्यादतियां हो चुकी थी, बहुत लंबी स्ट्रगल थी। इसमें मुमकिन है कि मियां साहब इसमें कामयाब हो जाए। आप मेरी बात को गौर से सुनिए, ऐसे मत लीजिएगा। देखिए, पहले जब जेल टूटेगी तो जेल में कितने आदमी फायर होगा? 10, 20, 30, 40 आदमी मर जाएंगे। उस 30-40 आदमी मरने के बाद उनके पास फिर बुलेट्स नहीं रहती, फिर लोगों का एक जमे गफीर होता है जो अंदर चला जाता है, और फिर उस जमे गफीर के सामने उसको रेजिस्ट करना मुश्किल होता है। मुझे तो ऐसी भी कोई पिक्चर नजर आ रही है। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी फैसिनेटिंग समथिंग। बिल्कुल ठीक है। फाइट टॉक, ये जो पॉलिसी है इसका क्या मुस्तकबिल आपको लग रहा है? ये इसके साथ इलेक्शन में जा सकते हैं और चले गए तो कामयाब हो सकते हैं? इफ्तिखार साहब चूंकि एक जेन्युइन नजरियाती आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक फिक्री इनकलाब के लिए ख्वाहिश भी रखते थे, कोशिश भी करते रहे हैं, एक ख़ास फिक्र के साथ वो मुंसलिक भी रहे। हम दूसरी साइड पे थे, लेकिन बात यह है कि वो सारा कानून जो सुर्ख और सब्ज़ का सारा इनकलाबी फ़लसफ़ा है वो नवाज शरीफ साहब पे लागू नहीं होता। नवाज शरीफ साहब इनकलाबी कैसे हो सकते हैं? नवाज शरीफ साहब कभी नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करते हैं, कभी अचकज़ई साहब, कभी इमाम खुमैनी साहब, और जो कायदे आज़म सानी के नहीं, कायदे आज़म सानी नहीं, वो कहते हैं पहला कायदे आज़म मैं था, कायदे आज़म बाद में आए। तो वो फ़िक्र फ़लसफ़ा नहीं है इनका। फ़िक्र फ़लसफ़ा नवाज शरीफ साहब की क्या है, बेस क्या है? दौलत। वो तो सिर्फ अपनी दौलत बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये जितनी धमकियां दे रहे हैं उनको पता है कि वो झूठे हैं, उनको पता है उनका झूठ जीआईटी में साबित हो चुका है। उनको कल एहतसाब अदालत में भी वो पेपर सबमिट हो गए। आज उन्होंने तो नहीं हुआ ना, आज उन्होंने क्या कहा? आज जब जर्नलिस्टों ने बार बार सवाल किया कि सर वो कल आपके वकील तनख्वाह के हवाले से, उन्होंने कहा छोड़े मैं तनख्वाह लेता रहा हूं या नहीं लेता रहा, मुझे किसी और वजह से निकाला गया। अब ली पे भी आ गए, अब ली पे भी आ गए। अब इफ्तिखार साहब को आज अगर वो आज का देखें ना एहतसाब अदालत के बाहर, आज वो अदलिया के साथ साथ अदलिया की तारीफ कर रहे थे, फौज को आज लताड़ रहे थे। वो साथ राइट 120 के हवाले से उन्होंने कहा रातों रात लोग उठाए गए, राइट छोड़ भी दिए। ठीक है, राइट साइड पे कौन था? अचकज़ई नजरियाती भाई थे, दूसरी साइड पे बदंजो भाई नजरियाती थे। 2 भाइयों को लेके गए थे आज वो एहतसाब अदालत में खास तौर पे, और वो मैसेज था एस्टेब्लिशमेंट को। मैं इफ्तिखार साहब सर मुझे पहले जवाब दे दें, वो तनख्वाह ना लेने का बयानिया पंचर हो गया उनका, ये अभी भी कोई भाम है? ऐसा वैसा पंक्चर आज आप उनकी गुफ्तगू सुन लें। अगस्त तक की रसीदें आ गई हैं। आप तौर पे कैसे कहें जब तक फैसला आ जाए, फैसले तक वेट कर लेना। अगस्त तक की रसीदें आ गई हैं, अगस्त तक की रसीदें आ गई हैं तनख्वाह वसूली की, और मार्केटिंग मैनेजर थे ये, वो भी पेपर सबमिट हो गया। अब आप अंदाजा करें हमारे वजीर आजम इज्जत माब
हमारे मुंतखब करदा वजीर आजम मार्केटिंग मैनेजर दुबई में है और काउंटर से तनख्वाह लेते हैं, चेक के जरिए भी तनख्वाह नहीं लेते। आज अचकजई का जाना, आज नवाज शरीफ साहब के साथ बजंजों का जाना, ये खतरनाक बयानिया की तरफ आगे जाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ ये करेंगे, सर वो ये आखिरी हद तक जाएंगे। दो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो तो। सर वो वोट का तकद्दुस, कौन सा वोट का तकद्दुस? ये 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को आपने पूछा, मैं कह रही थी लंदन से वापसी के बाद इनकलाब की वजह क्या है? वो मतलब मुलाकातें हैं या फिर आहा चीमा का तोते की तरह बोलना है? वो कहते हैं मुझे एमनेस्टी दें, मैं आपकी तारीफों से मिल जाएगी, मैं आपकी नहीं मिलेगी, तारीफें करने से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी सर। आपने चेयरमैन ना पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब ड्रामा नहीं है। पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का माहौल तब्दील हो चुका है। अगर मैं अभी बता दूं, अगर एक इदारे का सरबरा अकेला चाहे भी तो वो किसी को आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके फेवर नहीं कर सकता। हाँ। ये जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, ये तब्दीली तो हर 10 साल के बाद नहीं होती, उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन हम आ जाते हैं सर। बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह बना, पाकिस्तान में अब तक जिस तरह हुकूमतें बनती बिगड़ती रही हैं, उसमें तब्दीली के चांसेस, जिस तरह की तब्दीली को पाकिस्तान का आम आदमी सोचता है, जो समझता है कि उसका भी हक है, वो जो है ना कि बूटे बूटे लहू है मेरा, अजय बहारो शक के वो इन्ना फुल्ला कलियां उत्ते मेरा भी कोई हक के। नवाज शरीफ साहब और एमनेस्टी लेने वाले जो हैं, उनको देखने वाले अपना हक लेने के लिए तरस रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि ये सारा बिल्ली चूहे का खेल, ये चलता और कुर्सियों की जंग इसी तरह चलती आ रही है। अब आप देखें क्या हालात हैं। इन्होंने ये बजा फरमाया कि अब उनका बयानिया भी तब्दील हो गया और उन्होंने कहा जी कि जी तनख्वाह दी या मैंने नहीं दी। नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं आज एक अर्ज करूं, मेरे एक दोस्त होते थे, इफ्तिखार साहब जानते हैं, जिनके बारे में वो खामोश रहते थे बहुत ज्यादा, और लोग कहते थे कि जी को बहुत ही ज़हीन आदमी है। मैं कहता अंदर कुछ हो तो बाहर निकले। यहाँ सूरत हाल ये है कि बाहर अंदर जो कुछ है वो कुछ भी नहीं है, यानी जहालत का एक मंबा है, और वो जो जिस तरह की चीज उन्हें पढ़ा दी जाती है इसी तरह की वो बात। नैब कोर्ट के हवाले से सर वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ फैसला आएगा, वो इंडिया दे रहे हैं, लेकिन वो नैब कोर्ट की कार्रवाई और जो वाजिज़ की गवाही है उस पर मुतमईन नहीं है। तो ये जो बदगुमानियां और खुशफहमियां हैं उनकी, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? इसकी कानूनी हैसियत पहले तो मैं ये बता दूं, बात करूं जो आपने एहतसाब अदालत की कही है, ये ग्रुप बने हुए हैं, टिक्कर बना बना के भेजे जाते हैं, टिक्कर बना बना के भेजे जाते हैं। सुना है फोन किया जाता है, फोन पे डांट पड़ती है, उसके बाद कहा जाता है वो हालात तब्दील हो गए, ये खबरें क्या है, इसको ठीक करें। जी सर, ये तो हो रहा है। लीगल हैसियत क्या है? लीगल हैसियत पहली तो मैं ये कह दूं कि कहा था कि शाकर एक बात तो मानो कि जी कि जर्नलिस्टों की मौजूदगी में किसी और को मौका नहीं मिलता। शाकर एक बात तो मान जाओ कि दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इफ्तिखार साहब से सर इससे मुकम्मल कर लें जरा। इफ्तिखार साहब इससे इनसे बड़े मैनेजर कोई और हो ही नहीं सकते। जी सर, अब मुझे जी मुकम्मल कर ले। मैं अगर इजाजत दे दे एक समय के लिए तो मैं शायद ये आखिरी बात होगी, इसके बाद नहीं करूंगा। बात ये है, इन दिनों में आपने देखा इंतहाई मामूली बात थी, एक केस चला और वो केस किसी ने दायर किया हुआ था, अक्सर वो करता रहता है इस तरह के मुकदमे, और उस केस का बहाना बना के इस तरह का राय का पहाड़ बनाने की कोशिश की गई कि जनाब एक जज जो है वो इख्तलाफ रखता है और उसके साथ ये किया जा रहा है। ये बात दुरुस्त है कि इनकी मुकम्मल तौर पर ये कोशिश है कि ये अदलिया भी डिवाइड हो जाए, वकलात भी डिवाइड हो जाए, और उन्होंने कहा है ग्रैंड अलायंस हम बना रहे हैं, और ग्रैंड अलायंस किसके साथ बना रहे हैं? वकला के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ। उसका मतलब सवाए इसके कि सोसाइटी को इस अंदाज में डिवीजन उसकी कर देना कि उसके बाद इससे बखरे हो जाए, और यही उनकी पोलराइजेशन सर। राइट, अच्छा जो साहब, मैं शहबाज शरीफ की भी चूंकि बात हुई थी तो मैं उस हवाले से कह रही हूँ, वो जो आर्मी चीफ की तारीफ उन्होंने की है उसको आपकी साइकिल से देखते हैं, चूंकि 2013 के हवाले से पीटीआई कह रही है कि मुलाकातें बड़ी रंग लाई थी, और इमरान खान कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ ने ना दोबारा दरखास्त दे दी है सर्विस की, तो हायरिंग हो जाएगी फिर शहबाज शरीफ की इस दफा भी? शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ, भीम सिंह एंड खेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, इनमें कोई फर्क नहीं है। बयानियां कुछ भी करते रहे, जो अपने इस भाई को कायद सानी कहता है और कहता है हमारे कायद यही रहेंगे, और प्रेसिडेंट पार्टी का बनते हुए टसवे बहा रहे हैं और गले लग रहे हैं और आवाज रुंदे आ गई है, वो शख्स क्या अलग एलानिया लेके आएगा या क्या अलग 2008 के बाद भी बड़ी कामयाब रही है, और अगर नवाज रही है तो झुक झुक के तारीफें किस लिए की जा रही हैं? मैं बता रहा हूँ ना, झुक झुक के तारीफें करने वाले को ठोकर मार के दरवाजे से उठाता नहीं, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मुलाकातें पहले होती रही हैं, लेकिन आज मैं ये बता रहा हूँ कि जिस दरवाजे पे ये दस्तक दे रहे हैं वो दरवाजा नहीं खुलेगा। ठीक,
कोयले का कारोबार करने वाले अपना मुंह हाथ काला करते हैं, इस कोयले में हाथ कोई नहीं डालेगा। बलूचिस्तान तब्दीली को मशकूक कह रहे हैं, उनके बुज़रा उनके इत्तेहादी कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं। उनकी किसी बात में कोई वजन नहीं है। सियासी किरदार के अलावा जो शख्स सुबह शाम झूठ बोल रहा है उसके बयानिए में क्या वजन हो सकता है? जो शख्स इस रियासत को लूट कर 3 दफा वजीर आजम बन के अब 5 माह से पूरी कौम के सामने रोजाना झूठ बोलता रहा है, जो आज 7 माह की रसीदें मिली हैं। पहले तो बयानिया ये था कि बेटे से तनख्वाह न लेने पे निकाला, फिर ये भी कहा कि बताएं कोई शख्स अपने बेटे से तनख्वाह लेता है। आज जब 7 माह की रसीदें आ गई तो बयानिया तब्दील कर दिया कि मुझे तो लेने या ना लेने पे निकाला। ठीक है, तो इनकी बात में कोई वजन होता है जहां पे आग लगती है। जो बलूचिस्तान में पार्टी बनी है ना, नहीं, उसके हवाले से भी एस्टेब्लिशमेंट पे उंगलियां उठाई जा रही हैं इनकी तरफ से, और 2 गुजरा और एक एमएलए इस्तीफा भी दिया। एस्टेब्लिशमेंट को, उनके किरदार को मशकूक बनाना ये एक बहुत बड़ी सोची समझी स्कीम है, क्योंकि जो कुव्वतें पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहती हैं उनके रास्ते में रुकावट है पाकिस्तान आर्मी, बैरूनी कुव्वतों की बात कर रहा हूं, और वो अपने इरादों में तभी कामयाब हो सकते हैं जब 22 करोड़ अवाम की नजरों में फौज को गिरा दिया जाए। तो फौज पर उठने वाली तनकीद, अब क्या बलूचिस्तान की असेंबली में कोई जनरल इलेक्ट हो गया? नहीं। बेचने वाला खरीदार अगर आसिफ अली जरदारी है तो बिकाउज पार्लियामेंटेरियन मोरों को इस्तेमाल किया है ना? मोरों को इस्तेमाल कैसे किया? किसी मार्शल आर्ट डिक्टेटर ने किया है। तो जब मुल्क तो नहीं पता चलता ना? जब मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी की है, सबसे बड़े सूबे में एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, और तीनों सूबों में बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है, अगर चारों पार्टियां डिक्टेट्स ले रही हैं और बिक जाते हैं तो इसका मतलब है उनका अपना जमीर और नजरिया कोई है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि एक झंडे के नीचे लाने के लिए डंडा इस्तेमाल हुआ है। मैं ब्रेक ले लूं सर? देखिए, झंडे को ऊपर उठाने के लिए तो डंडा इस्तेमाल होता है, झंडे के नीचे लाने के लिए नजरिया इस्तेमाल होता है, डंडे इस्तेमाल नहीं। ये सिर्फ मलाइन किया जा रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को मलाइन करने की एक साजिश है, इसमें कुछ भी नहीं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि डंडे वंडा उस वक्त काम करता है जब अपनी विल हो। क्या हम में से कोई जर्नलिस्ट किसी इशारे पे अपनी विल के बगैर कोई दूसरा चैनल ज्वाइन कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं करता ना। तो इसीलिए जब तक पॉलिटिशियंस खुद ना चाहें, जब तक उनको खुद अट्रैक्शन कहीं और लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं साबिर साहब, फाइलें भी होती हैं जिनको रखा जाता है किसी खास वक्त के लिए, चोरों की होती है, सबके लिए नहीं होती। चोरों की होती है, चोरों कोई भी हो सकता है ना। फिर तो हम भी फिर चोरों का जिनका जमीर ही कोई नहीं है, जो चोर वो चोरी करता है जब उसका जमीर मर जाता है। सर, जो कॉम्प्रोमाइज जमीर इंसान है वो किसी पे उंगली उठाने की, किसी पर उंगली उठाने की उसकी सलाहियत ही नहीं होती जो चोर होता है। 31 मई के बाद जो जाएंगे ना, उनकी फाइलें होंगी। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। इफ्तिखार साहब, इलेक्शन में इल्तवा के हवाले से चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है सर कि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो क्या अभी भी कोई इबाम है? और ये हर इलेक्शन से पहले तहफ़्फ़ुज़ात का क्यों इजहार कर रही है हुकूमत? सर, आपने सेनेट इलेक्शन से पहले भी देखा। मैं आज भी कहता हूँ कि इलेक्शन होंगे, वक्त पे होंगे। अगर 2-4 रोज का फर्क पड़ता है तो वो मुमकिन है, लेकिन मैं इसको भी नहीं समझता कि पॉसिबल है। दूसरी बात, अभी शहबाज शरीफ को आप ज़ेर बहस ला रहे थे, आप शहबाज शरीफ का जो कॉन्फिडेंस है ना वो देखें। वो रोज़ाना के काम कर रहे हैं, आते ही वो भिकी गए और वहाँ के मामलात को उन्होंने देखा। रोज़ाना वो अपनी मीटिंग्स ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ रहा है, फैसले कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैसले कर रहे हैं, तैनातियाँ कर रहे हैं, आइंदा के लिए पूरा जो एक पिक्चर होती है उसको बना रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्शन होगा तो केयर टेकर सेटअप के बाद बहुत वसी पैमाने पर तब्दीलियाँ होंगी अपना हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे। चौधरी निसार के साथ वो रिपोर्टमेंट करना चाहते हैं और उनको अपने साथ खड़ा रखना चाहते हैं। सर, क्या आपको शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साए से निकलकर आजादाना सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है जो जिस मैंडेट की बात चौधरी निसार कर रहे थे वो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ को मिल गया? शहबाज हतमी तौर पे आखिरी लम्हे तक कोशिश करेगा कि पंजाब को बचा ले और पॉलिटिक्स को बचा ले, क्योंकि उसके पास ज्यादा लोग हैं। अगर ये पंजाब इनके हाथ से निकल गया
तो फिर ये खानदान सियासत से बाहर है, कभी दोबारा। इफ्तिखार साहब 31 मई तक ज्यादा लोग हैं, 31 मई के बाद देखिएगा हालात आज क्या भी दो होते हैं। लोगों ने, वो रमेश कुमार के हवाले से भी खबर है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक इनके बिलाल विरिक, दो लोग कितने अच्छे बैट्समैन थे, तो ये बचा सकेंगे? मैं इफ्तिखार साहब की बात, उनका तजुर्बा अपनी जगह, लेकिन शरीफ खानदान, नो मोर शरीफ खानदान इन पॉलिटिक्स, आइंदा इलेक्शन में, सियासत में ये जो मर्जी जितने मर्जी जतन कर लें, शहबाज शरीफ साहब को चाहे गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहे सर, जैसा मर्जी खेलते रहे, आप समझ रहे हैं कि इदारे इस दफा ट्रैप में नहीं आएंगे? जिस चीज का हमें पता है क्या उनको नहीं पता? पता होगा, जिसको हमें पता है उनको नहीं पता। ग्राउंड रियलिटीज भी होती हैं सर। ग्राउंड रियलिटीज ये बताएं कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ एक अथॉरिटी इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि वो सौदेबाजी करे। ना जनरल बाजवा सौदेबाजी करेंगे, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सौदेबाजी करेंगे, ना चेयरमैन नैब करेंगे। ये सौदेबाजी नहीं, अगर लेकिन शाकर अगर वो इलेक्ट होके आ जाते हैं, शाकर सर देखें, शाकर एक सेकंड, शाकर एक सेकंड, मैं आपने फर्ज करो कि सर आप प्लीज एक सवाल के जवाब दे दो। जी जी, एक सेकंड। अगर इलेक्ट हो जाते हैं लोग, उनको इलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर सौदेबाजी तो नहीं है ना? फिर तो लोगों ने इलेक्ट किया, फिर क्या करेंगे? मैं कहता हूँ इलेक्ट कैसे करेंगे? 31 मई के बाद जरा देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आहद चीमा साहब ने जो कुछ बता दिया, जो कुछ पैरागॉन, आशियाना, मॉडल टाउन, इतना कुछ पड़ा है, 56 कंपनियां, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो नोटिस लिया, इतना कुछ पड़ा है, इतना कुछ पड़ा है। सिर्फ 31 मई तक आप रुक जाएं सर। 31 मई के बाद जैसे इनका इक़्तिदार खत्म होगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि इनमें कितनी सकत है। असेंबली में 20% लोग वो हैं जो मुशर्रफ के साथ थे। ठीक, और जो चीफ जस्टिस साहब को आरिफ चौधरी साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि 2 मरतबा वो यकीन दहानी करा चुके हैं कि जुडिशल जो मार्शल लॉ है वो नहीं लगेगा, तो क्या उनको यकीन दहानी कराने की जरूरत है? शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जजेस का कंडक्ट और उनके रिमार्क्स ऐसे होना चाहिए कि उनको वजाहत ना करना पड़े। आज आपको एक दिलचस्प बात, एक ऐसे साफी जिन्हें हम भी बड़े अरसे से जानते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं और उनके साथ किसी जमाने में बहुत ज्यादा ताल्लुक भी था, इफ्तिखार साहब, उनकी बात की नफी में आपसे ये कहूंगा मैं, इलेक्शन अपने वक्त पे होते नजर नहीं आ रहे। कितना लेट हो सकता है? काफी सारे लेट हो सकते हैं, काफी सारे लेट हो सकते हैं, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, चूंकि इसमें सिर्फ ये हल्का बंदियां ही डिलिमिटेशन ही मसला नहीं है। डिलिमिटेशन को तो मैं बतौर वकील के भी डील कर रहा हूं और किस तरह चीजें चल रही हैं, और कभी अभी अच्छा चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा था कि मैं आइन में गुंजाइश वाली बात मैं आपको अर्ज कर दूं। आइन में लिखा हुआ है कि जो चीज जिस तरह लिखी गई है, अगर वो अपने उस वक्त पे मुकर्ररा पे नहीं हो सकती तो आइन रुकावट नहीं बनता। 254 है। बात यह है कि मामलात इस तरह के हैं कि ये खुद ये चीजें आपको नजर, मैं इस मामले में मेरी ख्वाहिश नहीं है कि ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं ऐसा ना हो, लेकिन जब यहां खराबियां बहुत होने वाली हैं, नवाज शरीफ जो इनकलाब की बात कर रहा है ना, नवाज शरीफ के पास इनकलाब की ना ताकत है ना वो मिजाज है। अच्छा। नवाज शरीफ वो खराबी पैदा करना चाहता है कि जिसके फसाद, और उस फसाद का नतीजा सिवाय इलेक्शन के इल्तवा के और कुछ होगा नहीं। जब स्टेट की स्टेटहुड और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया जाएगा, जब इख्तियारात का ऐसा इस्तेमाल होगा। पहली बात तो यह है कि ये 2 महीने बड़े क्रूशल है इलेक्शन से पहले, यानी फैसला जो आना है वो इलेक्शन से पहले आ जाना है। और इलेक्शन गवर्नमेंट में, निगरान हुकूमत में जो इंटरम सेटअप आता है उसमें ये कोशिश कहा जा रहा है उस वक्त तक 12 मई को 2 माह कंप्लीट हो जाएंगे। सर वो तो हो जाएंगे 15 या 12 मई को, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि एक्सटेंड करके थोड़ा सा इंटरम गवर्नमेंट तक अगर आ जाती है ये मामला, तो फिर रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। मैं अगेन कहूंगा कि डिपेंड करता है नवाज शरीफ एंड कंपनी के वकला पे कि वो इस केस को कब खत्म करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर का केस नहीं है, प्रोसिक्यूटर अपना काम पूरा कर चुके हैं। अभी वो एक इलेक्शन केस के हवाले से सिर्फ इतनी बात कह दूं, वो कर क्या रहे हैं? आज तक दुनिया में मारूफ प्रिंसिपल ये है कि कोई भी अच्छा जो डिफेंस वकील है वो लंबी जीरा नहीं करता। और उसका एक जीरा क्यों हो रही है? जीरा महज ज़ेब दास्तान के लिए और गैलरी के साथ खेलने के लिए हो रही है। उन्हें नतायज का पता है, उन्हें लॉ का भी पता है, PCA 47 का भी पता है, और उन्हें नैब ऑर्डिनेंस का भी पता है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है। अब किया ये जा रहा है कि वो सारी की सारी बातें उसी के नतीजे में ये चीजें आ गई। वो अभी भी गैलरी प्ले कर रहे हैं, आपने देखा, वो तो मियां साहब तो कह रहे हैं कि लाइव ट्रायल दिखाओ, लाइव इसको टेलीकास्ट करना चाहिए। तो क्या ऐसा मुमकिन है? और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? आप भी समझते हैं वो गैलरी प्ले ही कर रहे हैं? देखो, वो पॉलिटिशियन का काम ही गैलरी प्ले होता है।
पॉलिटिशियन उसके अलावा कुछ भी नहीं करता, वो गैलरी प्ले करता है। इस गैलरी प्ले का काउंटर स्ट्रोक कल फवाद चौधरी जो पीटीआई के उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था अगर लाइव टेलीकास्ट न किया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा कि करें लाइव टेलीकास्ट ताकि कौम को पता चले कि अंदर हो क्या रहा है। तो ये गैलरी प्ले है। 31 मई तक मैं सबकी बात के साथ एग्री कर रहा हूं, 31 मई तक इनका पलड़ा भारी रहेगा। हमारी कौम बड़ी अक्लमंद है, जब तक हुकूमत इनके पास है। जब ये पहले बाहर गए थे तो उस वक्त इनकी 2/3 मेजोरिटी थी। फिर दोनों भाइयों ने एक एक दफा आने की कोशिश की और एयरपोर्ट के बाहर चिड़िया भी नहीं थी इनको रिसीव करने के लिए। 31 मई के बाद कोई भी नहीं होगा। ठीक है, उस वक्त लोग बड़े समझदार हैं। इंटरिम गवर्नमेंट जब आ जाएगी उस वक्त मैं देखूंगा ये 1.5 लाख के जलसा कैसे करते हैं। बात, अगर शहबाज शरीफ कंप्लीटली डिटैच कर लेते हैं अपने आप को मियां नवाज शरीफ से, तो फिर उनका कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? उनमें सकत ही नहीं है कि वो अपने आप को डिटैच करें और पार्टी को अपने साथ रख सकें। वो अगर मौज है दरिया के अंदर, दरिया कुछ नहीं। अगर उन्होंने अपने बड़े भाई को और मरियम को मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया तो फिर उनको हरवाने वाले भी मरियम और नवाज शरीफ ही होंगे। ऑलराइट, इफ्तिखार अहमद साहब, साबिर शाकिर साहब, चौधरी आरिफ साहब और जनरल एजाज अमान साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। भारत जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।